नमस्कार। संडे स्पेशल में अगर कोई स्पेशल बात ना हो तो फिर मजा ही क्या। आज ऐसे मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जो मुंबई के एक जाने माने कॉलेज से जुड़ा हुआ है। छोटा सा मामला है, लेकिन इसका जो मैसेज है और इसके पीछे के छिपे हुए जो विचार हैं, विचारधारा है, उसका जो संदेश है वो राष्ट्रव्यापी और बहुत बड़ा है। एक छोटा सा उदाहरण भी कई बार पूरे देश के माइंडसेट को, पूरे इकोसिस्टम को बदल देने की क्षमता रखता है। और इसी प्रकार की घटना मुंबई के प्रतिष्ठित सेंट जेवियर्स कॉलेज में हुई है। मुद्दा क्या है पहले मैं आपको बताऊं, उससे पहले यह जान लेना बहुत जरूरी है कि अब तक एक मैसेज पूरे देश में यह था कि जो देश का ब्रेन है, देश में जो विचारधाराओं की लड़ाई है, वो दिल्ली से चलती है, दिल्ली से गाइड होती है, दिल्ली से नियंत्रित होती है और दिल्ली से ही वो आगे बढ़ करके जाती है। लेकिन इस बार जो चिंगारी निकली है वो निकली है मुंबई से, देश की आर्थिक राजधानी से। इस घटनाक्रम के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मुझे मिली हैं और सबसे पहले मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज के उन सभी छात्रों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया। यह छोटा मोटा कार्य नहीं है छात्रों का, यह परसेप्शन को खत्म करने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। यह प्रयास कायदे से दिल्ली में होना चाहिए था, लेकिन मुंबई के छात्रों ने इसे करके दिखाया। उन सभी को मेरी शुभकामनाएं और बधाई। हुआ यह है कि सेंट जेवियर्स कॉलेज आप सब जानते ही हैं, बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है मुंबई का, और इसके एक छात्र हुआ करते थे स्टेन स्वामी। जो लोग जानते हैं स्टेन स्वामी को, वो तुरंत मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूं। स्टेन स्वामी की याद में शनिवार को, यानी कि कल, वहां पर एक लेक्चर होने वाला था। स्टेन स्वामी का निधन 2021 में हुआ था। वो उस समय जेल में थे। क्यों जेल में थे आगे मैं आपको बताऊंगा। और उनकी याद में यह सालाना लेक्चर एक शुरू किया गया था। शनिवार को यह लेक्चर होने वाला था, लेकिन छात्रों के एक बड़े गुट ने, एक बड़े संगठन ने, जो एबीवीपी वगैरह से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस लेक्चर के विरोध में एक चिट्ठी कॉलेज के प्रिंसिपल, प्रशासन को लिखी। उन सब का यह कहना था कि ये जो स्टेन स्वामी थे, इनकी जो विचारधारा थी और जिस चीज से ये जुड़े हुए थे, ये अर्बन नक्सल्स की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति थे, विवादित व्यक्ति थे। जेल में इनकी मौत हुई थी, एक बहुत बड़े मामले में इनका नाम आया था। ऐसे आदमी की याद में लेक्चर क्यों आयोजित कराया जा रहा है कॉलेज के भीतर, और शहरी नक्सलवाद को महिमा मंडित कॉलेज के प्लेटफॉर्म पर नहीं होने दिया जाएगा। एबीवी के छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन को चिट्ठी लिखी। कॉलेज प्रशासन ने बिना कुछ कहे, बिना कोई टिप्पणी किए इस लेक्चर को खारिज कर दिया, रद्द कर दिया। अब मैं पीछे जाता हूं। 2018 में पुणे के पास आप जानते ही हैं कि ऐतिहासिक भीमा कोरेगांव गांव है। लोग कहते हैं कि 1818 में यहां मराठाओं और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अंग्रेजों की, उसके बीच में बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई थी और उसे मराठाओं के शौर्य के लिए, देश की अस्मिता के लिए बहुत बड़ी मिसाल माना जाता है। वहां हर साल बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। 2018 में इस लड़ाई को 200 साल हो रहे थे। इस अवसर पर वहां एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया भीमा कोरेगांव में, और उसके दौरान जबरदस्त हिंसा हुई। भीड़ ने हिंसा की और उस हिंसा में एक युवक की मौत हुई, 4-5 लोग और भी घायल हो गए थे। इस पूरे प्रकरण में कई मुकदमे दर्ज किए गए थे। 2 हिंदूवादी लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे। लेकिन जब यह मामले में जांच आगे बढ़ी, मेरे ख्याल में यह 1 जनवरी की बात है, 1 जनवरी 2018 की यह घटना है, और 2 हिंदूवादी नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद एक एफआईआर 7-8 दिन के बाद दूसरी दर्ज हुई, जिसमें यह बताया गया कि एल्गार परिषद, जो माओवादी और वामपंथी विचारधाराओं का एक थिंक टैंक है, उसका एक कार्यक्रम दिसंबर 2017 में मुंबई में शायद हुआ था। मुंबई में या पुणे में हुआ था, हाँ, पुणे के शनिवार वाड़ा में हुआ था 31 दिसंबर 2017 को। उसमें स्टेन स्वामी और कई ऐसे वक्ता उपस्थित थे जिन्होंने इस तरह की बातें कही थी कि उनकी वजह से भीमा कोरेगांव के उस कार्यक्रम में हिंसा हुई थी। देखिए, एक हिंसा हुई प्रत्यक्ष रूप से,
वहां जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उन्हें गिरफ्तार कर लेगा, वो अलग बात है। लेकिन जब जांच आगे बढ़ती है और ये तलाश की जाती है कि भाई इसके पीछे कौन लोग थे, इस तरह की विचारधारा के कौन लोग थे, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए कि जो इसका कारण बने, तो फिर मामला गंभीर हो जाता है। यह जांच बाद में एनआईए को दी गई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो, और उसने आतंकवाद और माओवादी हिंसा का एंगल इसमें ढूंढा और बाद में स्टेन स्वामी को भी इसमें गिरफ्तार किया गया। अब ये मुझे क्लियर नहीं है कि स्टेन स्वामी उस एल्गार परिषद के लेक्चर में थे या नहीं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी बाद में हुई थी। एल्गार परिषद वाले मामले में लगभग 15-16 लोग गिरफ्तार किए गए थे। उनमें कुछ वकील थे, कुछ शिक्षाविद थे, पत्रकार भी थे, जैसे कि जाने माने नाम हैं सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, वरवरा राव, आनंद तेलतुंबई, कई लोग उसमें गिरफ्तार किए गए थे। बाद में स्टेन स्वामी की गिरफ्तारी हुई थी और स्टेन स्वामी की गिरफ्तारी मेरे ख्याल में अक्टूबर 2020 में हुई थी, घटना के लगभग 2 साल के बाद। और जब उनकी गिरफ्तारी हुई, काफी उम्र थी उनके, मेरे ख्याल में उस समय 80 साल के आसपास रही होगी, 80 के आसपास रही होगी। उन पर यूएपीए जैसी धाराएं लगाई गई थी और यह माना गया था कि ये देश विरोधी विचारधारा के लोग हैं, इन्होंने देश विरोधी बातें कही थी वहां कार्यक्रम में और लोगों को भड़काने का काम किया गया था, इसलिए इनको अरेस्ट किया गया। और बाद में हुआ ये कि स्टेन स्वामी काफी बीमार थे, उन्हें पार्किंसन वगैरह जो हाथ कांपने वाली बीमारियां, कुछ इस तरह की बीमारियां थी, उनकी लगभग 1 साल के बाद मौत हो गई थी। वो उपचाराधीन थे। 5 जुलाई 2021 को होली फैमिली अस्पताल है मुंबई का, वहां पर उनकी मौत हो गई थी। उनके वकीलों का तो ये कहना था कि इनको फंसाया गया है, इनके जो कंप्यूटर था उस कंप्यूटर में कुछ फालतू चीजें डाल दी गई हैं जांच के दौरान, इस तरह के आरोप इसमें लगे थे। लेकिन जब स्टेन स्वामी की मौत हुई तो पूरा वामपंथियों का जो इकोसिस्टम पूरा वर्ल्ड वाइड है वो सारा का सारा हिल गया था, हंगामा हो गया था। यूनाइटेड नेशंस तक ये बातें उठाई गई थी। कोई मानवाधिकार को लेकर आवाज उठाने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने तो कह दिया गया था कि ये भारत की जो डेमोक्रेसी है उसके लिए ये मामला कलंक है। स्टेन स्वामी की जो मौत हुई है जेल में, हालांकि वो जेल में नहीं थे उस समय, हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन उन सब का एक ही नैरेटिव था। अब देश में मोदी जी की सरकार थी तो उसके खिलाफ एक नैरेटिव चलाया गया कि साहब वामपंथी इकोसिस्टम जो है उस पर यह प्रहार हुआ है और इस तरीके से जबरन कुछ लोगों को फंसाया जा रहा है। ये सारी बातें हुई थी। वो चलिए अलग मामला हो गया, मामला अभी भी चल रहा है, उसमें कुछ चीजें अभी भी फंसी हुई हैं। लेकिन वामपंथी इकोसिस्टम ने स्टेन स्वामी को शहीद का दर्जा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सेंट जेवियर्स कॉलेज के एक पूर्व प्राचार्य थे, क्रिश्चियन ही थे वो, उन्होंने तो स्टेन स्वामी की मौत की जांच, न्यायिक जांच की मांग की थी और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। साथ ही यह भी कहा था कि स्टेन स्वामी को इस मामले से उनका नाम बाहर निकाला जाना चाहिए, एल्गार परिषद वाला जो मामला था। बहरहाल सेंट जेवियर्स से यह जो काम हुआ है कि एबीवीपी के छात्रों ने इसका विरोध किया और उसके बाद इस कार्यक्रम को, इस लेक्चर को खारिज कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, यह बहुत ही ऐतिहासिक कदम हुआ है। दोस्तों, बात मैं मुंबई की नहीं जानता वहां क्या सिस्टम है, मैं तो दिल्ली की जानता हूं। मैंने जेएनयू को भी देखा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी देखा है, वहां के नॉर्थ कैंपस को भी देखा है, साउथ कैंपस को भी देखा है। अब से 2-3 साल पहले तक सब जगह वामपंथी इकोसिस्टम का बोलबाला था। ज्यादातर प्रोफेसर वामपंथी, ज्यादातर छात्र संगठन वामपंथी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो किसी तरीके से जो है एनएसयूआई, ये जो कांग्रेस वालों का संगठन है छात्रों का, ये भी सफलता हासिल करता रहता है और एबीवीपी वाले भी कुछ जीतते रहते हैं छात्र संगठन के जो चुनाव होते हैं उसमें। लेकिन जेएनयू में आप समझ लीजिए कि मोदी की सरकार को बने हुए कितने साल हो चुके हैं, बीजेपी की सरकार बने हुए देश में 10 साल से अधिक हो चुके हैं, लेकिन आज तक जेएनयू में गैर वामपंथी विचारधारा के छात्र संगठनों को विजय हासिल नहीं हुई है। एक आध कोई छोटा मोटा पद जीत लिया तो वो अलग बात है, जिसे कहते हैं ना कि अंधेरे में एक जो सूरज की किरण है वो छोटी मोटी दिख गई तो अलग बात है। क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूं। ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम हैक किया गया है, पूरा सिस्टम वामपंथियों के हाथ में रहा है। इस देश का पूरा सिस्टम ही वामपंथियों के हाथ में रहा है, चाहे वो हमारी जुडिशरी है, चाहे हमारी पार्लियामेंट है,
चाहे हमारे साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं, जो हमारे लिटरेचर है उसको देख लें, और ये जो हमारे स्कूल कॉलेजेस में जो एजुकेशन दी जाती है, एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाती हैं, या बाकी जो कोर्सेज, इवन यूपीएससी के एग्जाम में जो बच्चे आईएएस की तैयारी करते हैं उन्हें भी कहा जाता है कि द हिंदू पढ़ो, वामपंथी विचारधारा वाला जो अखबार है। मतलब पूरा का पूरा सिस्टम वामपंथी विचारधारा से लिपटा हुआ रहा है इस देश में। और इस पूरे घटनाक्रम में आप देखिए, अभी 3 साल पहले की बात मैं आपको बताता हूं। मेरे एक पत्रकार मित्र हैं और पक्के वामपंथी विचारधारा के, राय साहब उनका नाम है, पूरा नाम नहीं बताऊंगा, बीबीसी वगैरह में भी रहे हैं, कुछ और चैनल में भी रहे हैं। उनकी पत्नी एडहोक बेसिस पर एक कॉलेज में लेक्चरर थी। अभी 2 साल पहले उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया। आप जानते हैं कि एडहोक बेसिस पर जो लगते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, हर साल उनके अनुबंध होते रहते हैं, रिन्यू होते हैं। बहुत सारे लोग 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं एडहोक बेसिस पर, वो परमानेंट नहीं होते, लेकिन फिर भी ठीक ठाक सैलरी उनको मिलती है। जहां पर किसी डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी खाली होती है तो वहां पर कॉलेज प्रबंधन, प्रशासन, यूनिवर्सिटी जो है अपनी तरफ से एडहोक बेसिस पर पूर्व छात्रों को या जिन्होंने एमफिल, पीएचडी, नेट क्वालिफाइड हैं उनको रख लिया जाता है और वो वहां पर पढ़ाते हैं। अच्छी सैलरी मिलती है, 40-40, 50-50 हज़ार रुपए आसानी से मिलते हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा भी मिलती है, लाखों तक भी मिल जाती है। तो अभी वो मेरे मित्र कहने लगे कि मेरी पत्नी को हटा दिया गया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि अमित शाह और मोदी की चल रही है और यहाँ पर अब जितने भी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो सारे के सारे आरएसएस मुख्यालय पे जाते हैं, वहाँ पर लिस्ट जाती है और उसके बाद वहाँ से टिक होकर के आता है और ये चेक किया जा रहा है कि कौन वामपंथी विचारधारा का है और कौन राष्ट्रवादी या हिंदू विचारधारा का है। तो मैंने कहा कि भाई राय साहब इसमें गलत क्या है? उन्होंने कहा कि बताइए मेरी पत्नी को भी हटा दिया गया क्योंकि वो वामपंथी विचारधारा की है। तो मैंने ये कहा कि भाई इसमें गलत क्या है? जब तक वामपंथी विचारधारा वालों का बोलबाला एजुकेशन सिस्टम में रहेगा इस देश का कबाड़ा ही होना है। और ये एक दूसरे की बड़ी मदद करते हैं। ये जो राष्ट्रवादी और हिंदूवादी है ना, तो एक दूसरे को काटने की कोशिश करते हैं। लेकिन वामपंथियों का इकोसिस्टम इतना गहरे जड़ें उसकी घुसी हुई हैं, ये इस तरीके से एक दूसरे में लगे बसे हैं कि एक दूसरे की हर मौके पर हेल्प करते हैं। चाहे पत्रकारों में हो, पत्रकारों में तो आप जानते हैं कि 99% वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, उनका बोलबाला है। तो ये जो सारा इकोसिस्टम बना हुआ है वो मोदी जी के आने के बाद हिला तो है लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। अभी मेरा मानना है कि इसमें 10% भी सुधार नहीं हुआ है। अभी इसमें बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है। सरकार के पास जाहिर सी बात है, सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, उसके पास बहुत सारे काम हैं। कहीं उसे पाकिस्तान को देखना है, कहीं चाइना को देखना है, कहीं अमेरिका, कहीं बांग्लादेश, कहीं उसे SIR को देखना है, कहीं चुनाव आयोग का लफड़ा है, कहीं कुछ है, कहीं 3 तलाक है, कहीं मुस्लिम कट्टरपंथ है, कहीं आतंकवादी है। उसे बहुत सारे फ्रंट पर काम करना है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ सालों में ये चीज़ें बदली हैं। अर्बन नक्सल्स पर गहरा अटैक हुआ है। अमित शाह तो पार्लियामेंट में कह चुके हैं नक्सलवाद तो उन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन उनका यह मानना है कि अभी जो अर्बन नक्सल हैं, अर्बन नक्सल का खात्मा अभी तक नहीं हो पाया है और यह खात्मा अमित शाह नहीं कर सकते। ये ऐसे छात्र ही कर सकते हैं जिस तरह के छात्रों ने मुंबई में काम किया है, सेंट जेवियर्स कॉलेज में काम किया है। मैं उनके नाम नहीं मुझे मिले सोशल मीडिया पर, वरना मैं उन छात्रों के नाम भी आपके बीच में रखता। और अगर वे छात्र मेरा वीडियो देख रहे हैं, सेंट जेवियर्स कॉलेज से हैं और आप लोगों ने इसके खिलाफ अगर मुहिम लड़ी थी, तो आप सबको मेरी तरफ से विशेष बधाई। और कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम मुंबई आऊं तो आप सब लोगों से मिलूं और आप सब लोगों को इंटरव्यू भी करूं। ये एक बहुत बड़ा काम करके आप लोगों ने दिखाया है। इस देश में कई चीजें ऐसी चल रही थी, कई जगह पर इस तरह के लेक्चर होते हैं, दिल्ली में भी होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटीज के कई कॉलेजेस में होते हैं, DU में, JNU में, सब जगह ये चीजें चल रही थी। और देखिए इस बार का टॉपिक भी क्या था? माइग्रेशन फॉर लाइवलीहुड, मतलब अच्छे जीवन के लिए माइग्रेशन। जो लोग चले जाते हैं, प्रवासी हो जाते हैं या माइग्रेट हो जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं इस टॉपिक से ही कि इसमें किस तरह के विचार आने वाले थे देश के खिलाफ। देश में जो माइग्रेट होके जो लोग यहाँ आए हैं या यहाँ से बाहर गए हैं, उन सब को लेकर क्या क्या इसमें विचार होने वाले थे आप समझ सकते हैं। मैंने कोशिश की कि पिछले 3-4 साल के कुछ वक्ताओं की मैं लिस्ट निकालूं, लेकिन मुझे कहीं से मिल नहीं पाई। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि 2021 के बाद से ये लेक्चर शुरू हुआ था, मेरे ख्याल में 22, 23, 24, 3 साल से तो हो ही रहा था।
निश्चित रूप से वहां पर भी इसी प्रकार का वामपंथियों ने जहर उगला होगा। लेकिन उन छात्रों को बधाई जिन्होंने इस पर स्टॉप लगाया है, और आशा करता हूं कि आगे से इस प्रकार का लेक्चर सेंट जेवियर्स कॉलेज में नहीं होगा। स्टेन स्वामी ने क्या सही किया, क्या गलत किया, लेकिन हमारे देश के कानून की नजर में वो एक अपराधी थे, और अपराधी रहते हुए वो जेल में थे, और जेल में ही उनकी मौत हुई। बस इतना ही कहना चाहता हूं। आज के संडे स्पेशल में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।